नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मुलाकात हुई है। उनकी विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम खोलने को लेकर चर्चा हुई है। सीएम योगी ने इसरो के कामों की सराहना भी की है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई है सीएम योगी से। ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम खोलने को लेकर चर्चा भी हुई है। सीएम योगी ने इसरो के कामों की सराहना की है। एस सोमनाथ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सीएम योगी ने इसरो की जमकर तारीफ भी की है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ की ये मुलाकात की तस्वीरें क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम खोलने को लेकर चर्चा इस बीच हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर योगी सरकार है। सीएम योगी ने बिजनौर में हवाई सर्वेक्षण किया है। कांवड़ यात्रा के मार्गों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर योगी सरकार ने कई तैयारियां की हैं। सीएम योगी ने बिजनौर में हवाई सर्वेक्षण किया है। कांवड़ यात्रा के मार्गों का हवाई सर्वेक्षण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद। 11 जुलाई से क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, सावन के पाक महीने, और इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी तैयारियां। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्थिक दिक्कतों से फीस ना जमा कर पाने के चलते स्कूल जाने से वंचित गोरखपुर की बिटिया पंखुड़ी की पढ़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसे लेकर उसने सीएम योगी से गुहार लगाई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ वो जानने के लिए रिपोर्ट। ये आवाज है गोरखपुर की बेटी पंखुड़ी की, जिसने कुछ दिनों पहले जनता दरबार में सीएम योगी से पढ़ाई की गुहार लगाई थी और कहा था कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन घर की आर्थिक तंगी के चलते उसे मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ा। जिसे सुनने के बाद सीएम योगी ने इस बेटी को आश्वासन दिया और कहा कि तुम्हारी पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी। जिसके बाद सोमवार को पंखुड़ी स्कूल गई। पिता राजीव उसे स्कूल तक छोड़ कर आए। इससे पहले पंखुड़ी ने सुबह स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनी तो माता पिता की आंखें भर आई और अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर सीएम योगी को थैंक यू बोला। पंखुड़ी ने कहा कि सीएम सर की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मीडिया से बात करते हुए पंखुड़ी ने जनता दरबार में अपनी सुनाई गई समस्या का भी जिक्र किया और सीएम योगी की तारीफ की। योगी जी के पास तो उन्होंने मेरा अनुरोध पत्र लिया। उन्होंने कहा कि क्या समस्या है। मैंने पूरी समस्या बताई कि मेरे फादर के पैर में चोट लगी है, मम्मा भैया को पढ़ाती हैं और मुझे पढ़ने के लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो सर ने कहा कि तुम्हारी फीस माफ़ होगी, जल्द से जल्द इसकी फीस माफ़ी की व्यवस्था करवाई जाए। अब अच्छी चल रही है पढ़ाई। अब तो एडमिशन हो गया है स्कूल में। किस क्लास में एडमिशन लिया है? 7वीं। यहाँ पर 7th में एडमिशन हो गया जी। तो कैसा लग रहा है? किसको धन्यवाद देना चाहोगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपने प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपने वाइस प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं सारे अधिकारियों जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। अपनी बच्ची की पढ़ाई को लेकर पंखुड़ी की मां और पिता ने भी सीएम योगी का आभार जताया और कहा कि उनकी वजह से ही उनकी बेटी आगे पढ़ पा रही है। 2 बच्चे थे, मैं पढ़ा नहीं पा रही थी दोनों को पैसे के अभाव की वजह से। एक बच्चे को ही पढ़ा रही थी। 4 महीने से बच्ची घर पे थी। आज वो जा रही है। योगी जी का बहुत आभार है प्रकट करती हूँ और बहुत अच्छे हैं वो जो मेरी बिटिया को पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सर, मेरी बच्ची 4 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी। आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। मेरी बच्ची जनता दरबार में गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली। योगी आदित्यनाथ जी के ही मेहरबानी से, उनकी कृपा से आज मेरी बच्ची पुनः स्कूल गई है। हम माँ बाप तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 7th B में उसका एडमिशन हुआ है। 6th क्लास पास की थी सर इसी स्कूल से। अभी जब स्कूल में गए तो कौन कौन लोग थे, क्या क्या बातें हुई? प्रिंसिपल साहब थे और कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग थे। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची का एडमिशन हो गया है, आप जाइए घर, बच्ची क्लास अटेंड करेगी। इसके कॉपी किताब की व्यवस्था मैं 1-2 दिन में करूँगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी सीएम योगी जनता दरबार के दौरान ऐसे कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं,
जिसे लेकर वो जनता के बीच काफी लोकप्रिय है और लोग उन्हें बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अयोध्या दौरा। अवध विश्वविद्यालय के परिसर में पौधारोपण उन्होंने किया। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत ये पौधा लगाया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह साथ में उनके मौजूद रहे। जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अयोध्या दौरा। अवध विश्वविद्यालय के परिसर में पौधारोपण उन्होंने किया। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया उन्होंने। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह साथ में उनके मौजूद रहे। जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा का बड़ा बयान आया है। ए.के. शर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कांवड़ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा है। केवल वोट बैंक की राजनीति कर रखे हैं अखिलेश यादव, उनकी ओर से कहा गया है। किसी भी त्योहार से अखिलेश का कोई लेना देना नहीं है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा का बयान आया है। ए.के. शर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पक्ष को राजनीति ही करनी है। मैं तो उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप भी बहुत लंबे समय तक शासन में रहे, खास करके समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं। कितनी बार कहां कहां आपने कांवड़ यात्रियों के लिए आपने व्यवस्थाएं की? क्या आप जिस प्रकार मुहर्रम को लेकर के चिंतित रहते हैं, वही चिंता आपकी क्या कांवड़ यात्रा के लिए होती है? नहीं होती। और इस तरह की बयानबाजी करना उनको शोभा नहीं देता। कांवड़ यात्रा शिव पूजा का, शिव आराधना का, श्रावण मास का एक बहुत ही प्रतीकात्मक, एक हमारी जनता की श्रद्धालुओं का कार्य है। उनकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। उसको किसी भी प्रकार से शंका के घेरे में डालना उचित नहीं है। कैबिनेट मंत्री अरुण सक्सेना का बड़ा बयान आया है। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता से अपील की है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ जरूर लगाएं। हमारा लक्ष्य 37 करोड़ पेड़ लगाने का है। हम जनता के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे, ये भी अरुण सक्सेना की ओर से कहा गया है। कैबिनेट मंत्री अरुण सक्सेना का बयान है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी ने प्रदेश की जनता से अपील की है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ जरूर लगाएं। हमारा लक्ष्य 37 करोड़ पेड़ लगाने का है। हम जनता के सहयोग से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक पेड़ मां के नाम, मां से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं होती। और हमारे मोदी जी ने सभी पूरे देशवासियों से अपील की है। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि 9 तारीख को एक पेड़ जरूर लगाएं और ये पेड़ मां के नाम लगाएं। अगर उनकी मां जीवित है तो उन्हें साथ लेके आएं और लगाएं, और अगर मां जीवित नहीं है तो दिल में उनका ध्यान करें और पेड़ लगाएं। और ये पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप महसूस करते होंगे इस बार गर्मी ज्यादा पड़ी और जो गर्मी 1.5-2 महीने चलती थी वो 2 से 2.5-3 महीने चली और टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री तक हुआ, कुछ जगह तो और इससे ज्यादा भी हुआ। उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में फैले धर्मांतरण रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। इस रैकेट का मुख्य सूत्रधार जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा है, जिसे यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। जांच में यह भी पता चला है कि ये रैकेट जाति के आधार पर धर्म बदलवाने के लिए रैकेट फिक्स करता था और अपने गलत मंसूबों को अंजाम देता था। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट में। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये ना तो कोई मौलवी है और ना ही इस्लाम की सीख देने वाला फकीर। सफेद टोपी और दाढ़ी में दिख रहा ये शख्स साइकिल पर गांव-गांव घूमकर झाड़ू फूंक करता था, नग और अंगूठी बेचा करता था। लेकिन इसके चेहरे से जब नकाब उतरा तो यकीन मानिए, इसकी काली करतूत जानकर आपको भी इससे, या यूं कहे कि इसके जैसे ना जाने कितने बहरूपिये और इंसानी दरिंदे से नफरत हो जाएगी। इतनी नफरत कि आप भी इसके लिए सजाए मौत की दुआ करेंगे।
दरअसल ये शख्स है छांगुर बाबा उर्फ पीर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जिसे यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। इस शख्स के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एसटीएफ के शिकंजे में इसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन को भी लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका गुनाह क्या था, तो बता दे कि ये सफेद पोश हैवान गुनाह नहीं, गुनाह की पूरी पाठशाला चलाता था। अवैध धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाता था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन पर आरोप है कि वो लड़कियों को बहकाकर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता था। साथ ही विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। जांच एजेंसियों को इस पूरे गिरोह के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हाथ लगे हैं, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें अब खुल रही है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा पुतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग में धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। आपको बता दें कि छांगुर बाबा के पास 100 करोड़ का फंड है, वो भी धर्मांतरण करवाने के लिए। बकायदा हिंदुओं में हर जाति के लिए अलग रेट, यानी इस शख्स की पूरी तैयारी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। अब इस छांगुर बाबा की कुंडली और धर्मांतरण के रेट के बारे में भी जान लीजिए। धर्मांतरण गैंग पर बड़े खुलासे, धर्मांतरण का रेट कार्ड, एटीएस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। धर्मांतरण के लिए अलग अलग जातियों पर रेट तय थे। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों पर 15 से 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए। अन्य जातियों के लिए यह रेट 8 से 10 लाख रुपए तक था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को। अब इस जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर कैसे और कहां ये रैकेट चलाता था। धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। बलरामपुर में चल रहा था धर्मांतरण का गैंग। अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा। अंगूठी और नग बेचने वाला यूपी का छांगुर बाबा 100 करोड़ का मालिक। एटीएस की जांच में 100 के लेन देन का खुलासा हुआ। आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक छांगुर बाबा। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा। छांगुर बाबा के 14 सहयोगियों की तलाश जारी। देश भर में फैला था धर्मांतरण कराने का नेटवर्क। सवाल है कि आखिर योगी राज में जहां कानून का राज है, वहां ये शख्स कैसे धर्मांतरण का कारोबार कर रहा था, जिसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक चल रहा था। बहरहाल अब जब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों से पर्दा उठ गया है, तो अब ये सभी राज उगलेगा और एसटीएफ इसकी पूरी क्राइम कुंडली को बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और गाजियाबाद से बड़ी जानकारी, आरसीबी क्रिकेटर यश दया पर यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है। इंदिरापुरम की युवती ने गंभीर आरोप लगाए गए। केस दर्ज कर जांच में अब पुलिस की टीम जुट चुकी है। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आई है, जहां पर देखिए यौन शोषण के आरोप लगे गए आरसीबी क्रिकेटर यश दयाल पर। और जो ये आरोप लगाए गए क्या, ये इंदिरापुरम की एक युवती की ओर से ही लगाए गए क्या, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच की जा रही है। इधर मेरठ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फर्जी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
एन परिवहन ऐप से डेटा लेकर ये फर्जी दस्तावेज बनाते थे। फर्जी दस्तावेज की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मेरठ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एम परिवहन ऐप से डेटा लेकर ये फर्जी दस्तावेज बनाते थे। फर्जी दस्तावेज की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी कामयाबी मेरठ पुलिस के हाथ लगी है। इधर मथुरा में उड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन की टीम जुटी हुई है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस लगातार मेले के ग्राउंड का निरीक्षण करती हुई दिख रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। रेलवे ग्राउंड का भी निरीक्षण किया गया। मथुरा में उड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पहली नजर टिकाई हुई है प्रशासन ने। पुलिस लगातार मेले के ग्राउंड का निरीक्षण भी कर रही है। और गोरखपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर गोरखपुर वासियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और वो खुशी से झूम उठेंगे। देखिए आप। गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान यानी गोरखपुर चिड़ियाघर एक बार फिर से लोगों के लिए खुलने जा रहा है। करीब 2 महीने से बर्ड फ्लू के कारण ये बंद पड़ा था। ये चिड़ियाघर अब पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी वेटरनरी ऑफिसर योगेश कुमार सिंह ने दी है। प्राणी उद्यान गोरखपुर कुछ वन्यजीवों में इसके लक्षण मिले थे और निषाद भोपाल के द्वारा यह कंफर्म किया गया था कि जो प्राणी उद्यान के कुछ वन्यजीव थे उनमें हमारे बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई थी। अभी जो वन्यजीव बीमार हुए थे वो सभी ठीक हो गए थे और अभी प्राणी उद्यान में लगभग सारे वन्यजीव ठीक हैं। उसी के क्रम में हम चूंकि जो सैंपलिंग की जाती है वो निषाद भोपाल के द्वारा हम लोग भेजते हैं। हम लोग उनको भेजा था और उनके द्वारा लगातार हमारे सभी जो सैंपल्स गए थे उनको बर्ड फ्लू के लिए निगेटिव बताया गया है। ऐसे में जू प्रबंधन ने प्राणी उद्यान की तरफ से पत्राचार किया था उच्चाधिकारियों को, जिसमें पीसीसी वाइल्ड लाइफ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि अब प्राणी उद्यान को खोला जा सकता है। और इसी के क्रम में 8 जुलाई से प्राणी उद्यान को पूर्व की भांति सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खोल दिया जाएगा और इसमें दर्शक आके प्राणी उद्यान घूम सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बर्ड फ्लू के कारण 3 वन्य जीवों की मौत की भी जानकारी दी। साथ ही अन्य वन्य जीवों के स्वास्थ्य में सुधार होने की बात कही। शुरुआत में बर्ड फ्लू की वजह से प्राणी उद्यान के अंदर 2 मौत हुई थी। एक जो शक्ति बाघिन थी, जो कब था, फीमेल कब थी, उसकी मृत्यु हुई थी और एक मोना जो लेपर्ड थी उसकी मृत्यु हुई थी। ये 2 वन्यजीव ऐसे थे जिनकी प्राणी उद्यान गोरखपुर में मृत्यु हुई थी। और इसके अतिरिक्त एक और जो बब्बर शेर हमारा था पटौती, वो चूंकि वो भी पॉजिटिव था लेकिन उसको हम लोगों ने यहाँ से वो चला गया था, रिपोर्ट आने के पहले उसको यहाँ से कानपुर प्राणी उद्यान भेज दिया गया था। चूंकि यहाँ और वन्यजीव बीमार थे, इलाज करने में दिक्कत हो रही थी, तो उच्चाधिकारियों के निर्देश उसको कानपुर भेजा गया था। वहाँ पे भी कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे कुल बर्ड फ्लू की वजह से 3 वन्यजीवों की मृत्यु हुई थी और लगभग हमारे यहाँ 2 लेपर्ड के बच्चे जो थे वो पॉजिटिव हो गए थे। मैलानी जो बाघिन है वो पॉजिटिव हो गई थी, बल्चर पॉजिटिव थे, काकाटील जो पंछी होते वो भी पॉजिटिव थे। लेकिन जब उसके बाद से जो कोई इन वन्यजीवों में जो पॉजिटिव पाए गए थे किसी की मृत्यु नहीं हुई, सभी स्वस्थ हो गए हैं। जो लेपर्ड के बच्चे थे वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। बल्चर भी अब स्वस्थ है हमारा। मैलानी थोड़ी सी चूंकि उसको एज भी ज्यादा है, उसकी 13 साल से अधिक उम्र है, तो अभी वो उम्र की वजह से भी अभी एजेड है, तो अभी वो ठीक है, उसका इलाज भी चल रहा है अभी और वो भी ठीक है, ऐसा उसमें कोई समस्या नहीं है, वो भी ठीक है। और बाकी उसके अतिरिक्त सारे वन्यजीव ठीक हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने चिड़ियाघर के खुलने के समय की भी जानकारी दी और कहा कि पहले की ही भांति इसे उसी समय खोला जाएगा जिससे दर्शक इस प्राणी उद्यान का आनंद ले सकें। खुलने का समय है जैसे पहले भी 9 बजे खुलता था, शाम को 5 बजे तक बंद होता था। 5 बजे तक लास्ट टिकट बिकता है। उसके बाद से जो दर्शक 5 बजे टिकट लेगा वो लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक और घूम सकता है प्राणी उद्यान में। तो तकरीबन 6 बजे तक वन्यजीव बाहर रहेंगे। ऐसे में लगभग जो भी दर्शक आएंगे वो 6 बजे तक घूम सकते हैं प्राणी उद्यान को। खुलने का समय भी वही रहेगा। पहले भी सोमवार को प्राणी उद्यान को बंद किया जाता था, अभी प्रत्येक सोमवार को प्राणी उद्यान अपना जो साप्ताहिक अवकाश होता है उस पर बंद रहेगा हमारा। और प्राणी उद्यान के खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दर्शकों से भरा रहता है तो एक अलग ही इंटरेक्शन रहता है, अलग ही माहौल होता है प्राणी उद्यान का।
और रौनक बनी रहती है। प्राणी उद्यान चूंकि 2 महीने से ऐसे बंद है और एक हम लोग एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, एक लड़ाई चल रही थी अंदर, वो फिलहाल अब हम लोग उससे बाहर निकल चुके हैं और निश्चित रूप से कल से जब दर्शक आएंगे तो प्राणी उद्यान की रौनक बढ़ेगी। गौरतलब है कि इस उद्यान के खुलने के बाद एक बार फिर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।